आइए आज हम लोग व्याकरण की कक्षा में कक्षा 8वीं। पिछले कक्षा में हम लोगों ने व्याकरण के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी। कई परिचर्चा हम लोगों ने व्याकरण पे किया भी था। व्याकरण के अंगों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। हम लोगों ने भाषा के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग उसी के बाकी हिस्सों को पूरा करेंगे। जैसे हम लोगों ने पिछले कक्षा में भाषा का परिभाषा, हम लोगों ने पिछले कक्षा में भाषा का परिभाषा पढ़ा था, सुना था। अब हम लोग आज भाषा के रूपों के बारे में जानेंगे। भाषा के अलग अलग रूप। पूर्व में हम लोग इस चीज को सुन चुके हैं कि भाषा किसी भी विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। जब हम अपने विचारों को किसी भी सामने वाले व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करते हो तो जिस साधन के द्वारा हम प्रस्तुत करते हैं वही साधन भाषा है। अब इसको प्रस्तुत करने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक होते हैं जिसको मौखिक कहते हैं, यह बोल कर करते हैं। इसको हम लिखेंगे बोल कर। जब कभी विचारों का आदान प्रदान बोल कर करते हो तो मौखिक भाषा कहते हैं। जब कभी विचारों का आदान प्रदान हम बोल कर करते हो तो मौखिक भाषा है। और जब कभी विचारों का आदान प्रदान संकेतों के द्वारा करते हो तो हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भाषा को हम कहीं कहीं तीन अलग अलग रूपों में बांट के भी पढ़ते हैं। यह एक लिखित रूप भी है। वो इस प्रकार से है कि भाषा जब विचारों को आदान प्रदान करने का अलग अलग तरीका, एक बोलकर करते हैं तो मौखिक, संकेतों में करते हैं तो संकेतिक, लिखित रूप में करते हैं मतलब लिख के करते हो तो लिखित। अपितु हम आपको लिखित का रूप मतलब भाषा का लिखित रूप यहां न पढ़ाते हुए लिपि के साथ पढ़ाना चाहेंगे। फिर भी कम शब्दों में अगर सुनना चाहें तो हम तीनों को अलग अलग तरीकों से परिभाषित कर सकते हैं। वह इस प्रकार से कि भाषा किसे कहते हैं ये आप पहले सुन चुके हैं कि विचारों के आदान प्रदान करने की अभिव्यक्ति साधन को भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा का मतलब अलग अलग ये रूप है। इन रूपों में हम भाषा को पाते हैं। वो यह रूप है कि पहला, जब मैं बोलकर विचारों का आदान प्रदान करता हूं मौखिक कहते हैं। जब संकेतों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान करते हो सांकेतिक कहते हैं। जब लिख कर विचारों का आदान प्रदान करते हो लिखित कहते हैं। ये बारी बारी से परिभाषा हो गया। यूं कहा जाए कि इससे भी छोटा और सहज परिभाषा अगर बोलने के लिए कहा जा सकता है तो यह हो सकता है कि भाषा का वह रूप, वही तरीका, भाषा का वह रूप जिसे बोलकर कहा जाए या प्रकट किया जाए। भाषा का वह रूप जिसे बोलकर प्रकट किया जाए मौखिक कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसे संकेतों के द्वारा प्रस्तुत किया जाए सांकेतिक कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रस्तुत किया जाए लिखित कहते हैं। भाषा के इन तीन अलग अलग रूपों को हम पढ़ते हैं। कहीं कहीं पुस्तकों में दो ही रूपों को पढ़ने के लिए मिलता है, सांकेतिक और मौखिक। दोनों सही है। भाषा इन दोनों रूपों में भी पाए जाते हैं और लिपि जब हम पढ़ते हैं तो लिखित रूप भी हम लोगों को पढ़ने का मिल जाता है। अब हम लोग भाषा से संबंधित लेकिन थोड़ा सा हटके कुछ और चीजों को सुनेंगे। वो इस प्रकार से कि भारतीय संविधान के अनुसार भाषा को एक नया रूप दिया गया था। वैसे हिंदी भाषा हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा का एक जन्मदिन मनाया जाता है। पूर्व में आप लोगों को ज्ञात होगा और मुझे याद लगभग है कि सभी लोगों को ऐसा पता होगा जो हिंदी भाषी लोग हैं कि हिंदी अपने आप में एक दिवस के नाम पे मनाया जाता है। भारत में हिंदी दिवस करके मनाते हैं हम लोग हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस का मतलब होता है कि हिंदी का जन्मोत्सव,
हिंदी का जन्मोत्सव जब संवैधानिक रूप से सन 1949 को भारत में अनुच्छेद, ध्यान देंगे, अनुच्छेद 343 में यह मान लिया गया कि हिंदी एक राजभाषा है। हिंदी एक राजभाषा है। हिंदी एक राजभाषा है। ध्यान देंगे, हम लोग कई जगह भ्रमित हो जाते हैं, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, और कहीं कहीं इस चीज को, राजभाषा को राज्य भाषा समझ लेते हैं, राज्य। ध्यान देंगे, ये गलत है। ये राज ऐसे है, ना कि ऐसे है। राज मतलब राज, जिसमें काम, अभी मैं इसको आप लोगों को बता दूं कि राज और राज्य में क्या फर्क है। राज्य तो होता ही नहीं है, और राज्य एक अलग चीज है जो भाषा के लिए प्रयोग किया गया। सामान्यतः हिंदी दिवस जो मनाते हैं वो जन्मोत्सव, यानी हिंदी के जन्मोत्सव को हम मनाते हैं। और जन्मोत्सव का शाब्दिक मतलब है कि इसी दिन, यह 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से भारत के संविधान में अनुच्छेद 343, भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 के तहत यह मान लिया गया कि भारत का राजभाषा हिंदी है। पुनः एक लाइन कि हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, कि हिंदी दिवस जन्मोत्सव में मनाते हैं। किसके जन्मोत्सव में? तो हिंदी के जन्मोत्सव में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं सर, और यह इसी दिन क्यों मनाते हैं? तो इसलिए कि इसी दिन को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह मान लिया गया, वर्णित कर दिया गया सन 1949 को कि हिंदी भारत का राजभाषा है। राजभाषा मतलब वह भाषा, उसे मैं अब डिफाइन कर देता हूं। आती है समस्या हमेशा से, राजभाषा और राज्य भाषा। ध्यान देंगे, ये राज्य जो है ये नहीं है। हिंदी जो संवैधानिक रूप से माना गया वो राज्य नहीं माना गया, वो राजभाषा के रूप में माना गया। राजभाषा क्या है? तो वह भाषा जिसमें हम काम काज करते हो उसे हम राजभाषा कहते हैं। एकदम वेरी सहज, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। यूं कहा जाए कि भाषा का सबसे सहज कोई परिभाषा अगर मतलब संवैधानिक रूप से जो राजभाषा माना गया, इसके लिए कह सकते हैं कि राजभाषा वह भाषा जिसमें काम काज किया जाए कहते हैं। राजभाषा जिसमें काम काज किया जाए कहते हैं। क्या कहते हैं सब? राजभाषा कहते हैं। कोई पूछे राजभाषा किसे कहते हैं? मतलब वह भाषा जिसमें हम देश में काम काज करते हो, जिसमें कामकाज करने की भाषा कही गई उसे राजभाषा कहते हैं। कामकाज करने की भाषा राजभाषा होती है। कामकाज करने की भाषा, कामकाज करने की भाषा राजभाषा। राजभाषा क्या है? तो जिसमें कामकाज किया जाए। नो डाउट। आगे बढ़े। राजभाषा जो हम लोग सुनते हैं ये अलग चीज है, ये इसमें है ही नहीं। अब भाषा को हम किन किन अलग अलग पहलुओं पे गिनते हैं वो कुछ इस प्रकार से है, आइए आपको बता दूं। सामान्यतः परिभाषा याद करने के लिए स्पष्ट है। राज का मतलब ही है कामकाज, कामकाज हो गया, वेरी सिंपल। भाषा का राजभाषा, तो राज मतलब कामकाज, तो कामकाज का भाषा मतलब राजभाषा। कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजभाषा मतलब कामकाज का भाषा। तो भारत में कामकाज का भाषा सन 1949 को संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को माना गया। अतः इसीलिए हम इस हिंदी दिवस को हिंदी के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। हैप्पी बर्थडे के रूप में हिंदी को हम मनाते हैं, जो हिंदी दिवस के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं एक मातृभाषा भी आप लोगों को सुनने के लिए मिलता होगा, मातृभाषा। एक राष्ट्रभाषा भी सुनने के लिए मिलता होगा।
मैं आप लोगों को ये संतुष्ट कर देना चाहता हूं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में बहुत अंतर है। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। राजभाषा संवैधानिक होता है, राष्ट्रभाषा का संविधान से बहुत लेना देना नहीं होता। मातृभाषा एक अलग चीज है। मातृभाषा का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि दुनिया का कोई भी परिभाषा बताने के लिए सबसे सहज तरीका होता है कि उन शब्दों को हर सार्थक टुकड़ों में तोड़ दो और पुनः तरीके से जोड़ दो, परिभाषा बनता है। मातृभाषा मतलब मातृ का मतलब होता है मां, तो मां के गोद में जिन भाषा को सीखते हैं मातृभाषा कहते हैं। मां के गोद में जिन भाषा को हम सीख पाते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रभाषा आते हैं राष्ट्रभाषा पर। अब राष्ट्रभाषा क्या है भाई? तो राष्ट्र भाषा, राष्ट्र का मतलब देश। देश में जो सबसे ज्यादा बोला जाए, राष्ट्रभाषा क्या है जी? तो राष्ट्रभाषा वह भाषा जो देश में सबसे ज्यादा बोला जाए, राष्ट्रभाषा होता है। जिसमें देश का कामकाज हो, राजभाषा है। जो मां के गोद में सीख जाते हैं, मातृभाषा है। और हमारे देश की संवैधानिक रूप से राजभाषा हिंदी मानी गई है। अब भाषा संबंधी जो हमारी जानकारी थी यह यही संपन्न होता है। मैं आप लोगों को भाषा किसे कहते हैं, भाषा का कौन कौन सा रूप है, भाषा को किन किन अलग अलग नामों से जानते हैं, किस नाम का क्या मतलब निकलता है, आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। मुझे लगता है कि अब इसमें संदेह नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बाद भी कोई संदेह हो तो आप वीडियो देखने के उपरांत कमेंट में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आया। यह आपको आजादी है। आगे हम लोग लिपि के बारे में सुनते हैं। आइए, लिपि। लिपि सामान्यतः कई भाषाओं का एक लिपि होता है। अभी तक हम लोग देखे थे कि भाषा को पढ़ने का, भाषा को लिखने का, भाषा को सुनने का अलग अलग तरीका था, समझने का अलग अलग तरीका था। भाषा को अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विषयों पे जानते हैं। अपितु ये जो लिपि है इसके अंतर्गत कई भाषा आते हैं। क्या करने का काम है? लिपि क्या है भाई? तो लिपि एक शैली है। यूं कहा जाए तो लिपि भी एक व्यवस्था है। लिपि क्या है? एक व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? तो जिसमें हम भाषा को लिखित रूप देते हो। लिखित रूप देने की बेहतर व्यवस्था लिपि है। लिपि क्या है? एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था? तो सर जिसमें हम भाषा को लिखित रूप देते हैं, यानी भाषा को लिखित रूप में लाने के लिए जिन व्यवस्था का प्रयोग हम करते हैं उसी व्यवस्था को लिपि कहते हैं। अपितु कह सकते हैं कि लिपि के तहत ही हमें लिखना आता है। हम किसी भी भाषा को यानी अपने विचारों को जब लिख के प्रकट करना चाहते हो तो इसके लिए लिपि की जरूरत पड़ती है। अतः लिपि हमें लिखना सिखाती है। मैं किसी भी विचारों को या अपने विचारों को किसी भी लोगों के सामने लिख के प्रकट करता हूं तो इसके पीछे लिपि का बहुत बड़ा किरदार है। अतः लिपि मुझे किसी भी भाषा का लिखित रूप देती है, यानी लिखना सिखाती है। लिखने की शैली लिपि है, लिखने की व्यवस्था लिपि है। भाषा को लिखने का रूप देने का जो साधन है उसे हम लिपि कहते हैं। लिपि में इससे ज्यादा समझने की जरूरत कुछ नहीं है। लिपि क्या है? एक व्यवस्था है। लिपि क्या है? एक साधन है। लिपि क्या है? एक तरीका है जो लिखना सिखाती है। अतः किसी भी भाषा को लिखित रूप देने का जो हमारे पास व्यवस्था है, जो साधन है, उसे हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन व्यवस्था का हम प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं।
ठीक है, लिपि के लिए इतना काफी है। अब हम लोगों का ये मतलब व्याकरण का परिचय सत्र लगभग संपन्न हुआ। हम लोग व्याकरण परिचय सत्र में व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, उसके बाद भाषा क्या है, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, किन किन नामों से भाषा को कहां कहां जानते हैं, फिर लिपि क्या है और लिपि का क्या किरदार होता है, इन सभी चीजों को हम लोगों ने बारी बारी से आज देख लिया। अब हम आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे वर्ण विचार के साथ, और वर्ण विचार पे यानी वर्ण में विचार करना, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने रूप होते हैं, वर्ण की परिभाषा, इन सभी छोटे बड़े बिंदुओं पे हम लोग पर चर्चा करेंगे। और आज के कक्षा के लिए इतना ही। जहां भी आपको समझ में नहीं आता हो, कहीं से भी कुछ संदेह हो, तो आप उसे वीडियो के कमेंट में बिल्कुल लिखें, यह आपकी आजादी है और आपका अधिकार भी। आपका कर्तव्य है कि आप मुझसे सीखने के लिए हमेशा 24/7 पूछ सकते हैं। धन्यवाद।